हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे विद रेंज। तो मेजर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पर्शन इसमें होता क्या है, जब हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं जिसमें आता है हमारा मीन, मीडियन और मोड, तो सेंट्रल टेंडेंसी आपको एक सेंट्रल वैल्यू देता है। पर ये जो है ये ह्यूज रेंज ऑफ डाटा पे ऑपरेट नहीं कर सकता। इस पे स्प्रेडेड डाटा अगर है उस पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो प्रोफेसर न्यूज बैंकर ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशंस कैन हैव सेम सेंट्रल वैल्यूज बट डिफर इन स्प्रेड। जो स्प्रेडिंग है, सेंट्रल वैल्यू तो सेम हो सकती है पर जो स्प्रेडिंग है या जो रेंज होता है वो बहुत ज़्यादा डिफर कर सकता है। और इसी स्प्रेड को मेजर करने के लिए हम पढ़ते हैं डिस्पर्शन। अब ये स्प्रेडिंग में क्या क्या आता है, ये स्प्रेडिंग को पढ़ने के लिए हमको तीन कैटेगरीज हमारे पास है। पहला है रेंज, दूसरा है वेरिएंस और तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। आपका सेंट्रल वैल्यू से आप कितने डेविएटेड है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। कहाँ से चालू करके कहाँ खत्म होता है वो रेंज होता है, और वेरिएंस होता है वेरिएशन। अब ये डिस्पर्शंस क्यों यूज करना है, क्योंकि ये डिस्पर्शंस हमको बताता है कि एक एक इंडिविजुअल वैल्यू कितना डेविएट है एवरेज से। जो एवरेज डेविएशंस है उस एवरेज डेविएशन से हर एक इंडिविजुअल वैल्यूज में कितना डिफरेंसेस है, ये हमको डिस्पर्शन पढ़ने के बाद पता चल जाता है। स्क्यूनेस और कर्टोसिस। स्क्यूनेस है वो एसिमेट्री ऑफ डाटा बताता है और कर्टोसिस बताता है पीक्डनेस और फ्लैटनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस हम बाद में डील करेंगे, हम फिलहाल डील करेंगे रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। अब आते हैं डिस्पर्शन का कंसेप्ट या उसका इंपॉर्टेंस समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डिस्पर्शन मेजर्स द स्प्रेड और वेरिएशन ऑफ डाटा वैल्यू अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू। ये हमको स्प्रेडिंग बताता है या वेरिएशन बताता है किसके अराउंड, सेंट्रल वैल्यू के अराउंड। तो सेंट्रल वैल्यू मीन, मीडियन, मोड हो सकते हैं। और ये डिफर, अगर हम सिर्फ सेंट्रल वैल्यू निकालें जैसे कि हम मेन, मीडियन, मोड में निकाल रहे हैं, तो वो आपको बताता नहीं है कि मेन वैल्यू के साथ उसका डिफरेंसेस कितना है। तो स्पिंगल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा स्प्रेड्स अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज द डिस्पर्शन। जितना न्यूमेरिकल डाटा स्प्रेड कर सकता है एवरेज वैल्यू से, वो है उसका डिस्पर्शन। ब्रुक्स और डिक ने कहा कि डिग्री ऑफ स्कैटर्ड और वेरिएशन ऑफ द वेरिएबल अबाउट अ सेंट्रल वैल्यू, उनका भी वही है कि अगर एक सेंट्रल वैल्यू है उस सेंट्रल वैल्यू से लेफ्ट एंड राइट कितना उसका डेविएशन हो रहा है वो बताता है उसका डिस्पर्शन। एल एम कॉर्नर ने भी कहा कि ये जो इंडिविजुअल्स है इस इंडिविजुअल में कितना हर एक वैल्यू कितना वेरी कर रहा है। ग्रिफिन ने मेजर्स किया एवरेज डेविएशंस फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। अब ये इसका यूज कहाँ होता है, हम सेंट्रल वैल्यू निकालें और निकालने का प्रोसीजर होता है मीन, मीडियन और मोड। तो हम सेंट्रल वैल्यू तो निकाल लिया, अभी डिस्पर्शन निकाल के क्या फायदा होता है। डिस्पर्शन हर वक्त निकाला जाता है विथ स्टैंडर्ड वैल्यूज या सेंट्रल वैल्यूज। और ये जो है ये यूज होता है डायग्नोसिस में, क्वालिटी कंट्रोल में और स्टैटिस्टिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जैसे एग्जांपल देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम मीन में डिफर इन डिस्पर्शन। एक हो सकता है कि नो डिस्पर्शन हो, एक हो सकता है स्मॉल डिस्पर्शन हो, तीसरा हो सकता है कि वाइड डिस्पर्शन हो। तो इसका कंक्लूजन ये होता है कि अगर हम डिग्री ऑफ वेरिएशन निकाल दें तो हमको ये समझ में आ जाता है कि कितना सेंट्रल वैल्यू से हमारे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस डेविएट हो रहे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, जो हम वैल्यूज ले वो वैल्यूज कैसा होना चाहिए। वैल्यूज तो आपके पास और नॉर्मली जो आएंगे वो उसको हम जिसको बोलते हैं डाटा। तो ये डाटा कैसा होना चाहिए, डाटा शुड बी डिफाइंड रिजिडली। उसका कैलकुलेशन को समझना होगा, कैलकुलेशन को इजी इजी प्रोसीजर्स कैलकुलेट करना होगा। इसमें हर एक ऑब्जर्वेशन, इसमें देखो ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इम्पोर्टेंट।
हमको हर एक ऑब्जर्वेशन को यूज करना पड़ेगा और हर एक ऑब्जर्वेशन की स्टेबिलिटी चाहिए। और ये जो है ये एक्सट्रीम वैल्यूज पे इफेक्ट नहीं करती। हमको एक चीज ध्यान रखना है, एक है हमारा ये ऑल ऑब्जर्वेशंस और दूसरा है सैंपल स्टेबिलिटी और तीसरा है एक्सट्रीम वैल्यूज। ये एक्सट्रीम वैल्यूज पे ये इफेक्ट ज्यादा नहीं करता है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस जो है वो आपको बताएगा कि सेंट्रल वैल्यू से वो कितना डेविएटेड है। साथ ही साथ जो ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है इसमें आता है रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज जो है वो पोजीशन मेजर बताता है और बाकी जो है कैलकुलेटेड मेजर्स है। ये जो आपका रेंज होगा, ये जो रेंज है ये आपको बताता है पोजीशंस, कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ से खत्म हुआ। और ये जो बाकी दो है ये आपको बताता है कैलकुलेटेड वैल्यूज। ये कैलकुलेटेड वैल्यूज बताएंगे और बाकी फर्स्ट जो है वो आपको पोजीशन बताएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये सबसे ज्यादा यूज होता है और इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस। अब आते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स में डिफरेंस क्या होता है। एब्सोल्यूट मेजर्स होते हैं वो है आपके ओरिजिनल वैल्यूज। ये जो है ये आपके ओरिजिनल वैल्यूज जैसे कि सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, ये सब यूज किया जाता है। और ये अलग अलग यूनिट्स पे कैलकुलेट नहीं किया जाता, मतलब 1 kg है और 1 ग्राम है तो इन दोनों के बीच में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। पर रिलेटिव मेजर्स की जब हम बात करते हैं तो रिलेटिव मेजर्स जो होता है ये यूनिट फ्री होता है। ये जो है ये आपका यूनिट फ्री है और ये बहुत यूजफुल होता है कैलकुलेशन। अब आप किलोमीटर में रहे, ग्राम ग्राम में रहे, मीटर में रहे, किसी में भी रहे, आप दोनों सेम टाइप ऑफ डाटा में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस निकालना कैसे है? निकालने के लिए एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। अब रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। जब भी हमको रिलेटिव मेजर्स निकालना है, हमको जब भी रिलेटिव मेजर्स निकालना होता है तब हमको फोकस करना होता है कोफिशिएंट पे। तो हमको निकालना होगा कोफिशिएंट्स और हर एक कोफिशिएंट पे आपको रिलेटिव मेजर्स मिलेगा। बाकी जब आप नॉर्मल वैल्यूज निकालोगे देन दैट इज एब्सोल्यूट मेजर्स। अब पहला चलते हैं हम रेंज पे। रेंज बहुत ही सिंपल है और इसलिए ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा भी नहीं जाता है। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पे जहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वहां पे ये कहीं कभी कभार पूछा चले जाता है। इसमें क्या होता है, द रेंज जो है ये सिंपल टेक्निक है डिस्पर्शन में। इसमें आपको सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू पे फोकस करना है। ये है आपका हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू पे आपको फोकस करना है। रेंज का फॉर्मूला है एल माइनस एस। एल है लार्जेस्ट वैल्यू और एस है स्मॉलेस्ट वैल्यू। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 70, 94, 110, 175 ये उसका रेंज पूरा डाटा है। तो 70 जो है वो सबसे कम वैल्यू है, ये 70 सबसे कम है और ये 175 सबसे ज्यादा है। तो 175 माइनस 70 ये हो जाएगा इसका रेंज। अब देख सकते हो कितना इजी सा है, इसीलिए ये पूछा नहीं जाता। पर रेंज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करता है। जब आप डाटा सिलेक्शन करते हैं तो डाटा सिलेक्शंस का जो रेंज है वो ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आपके रिजल्ट्स अप्रोप्रिएट आते हैं। आप जितना एक्यूमुलेशंस करेंगे, जितने वैरायटी ऑफ डाटा कलेक्ट करेंगे, जितना एक्चुअली करेक्ट डाटा अनबायस्ड होके कलेक्ट करेंगे, उतना अच्छा आपका रेंज भी आएगा। Purpose gives a quick sense of variability within a data sets. Data set में देखिए, अगर हम बोले कि बहुत अच्छा वेरिएशंस है, रेंज बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 से पूरा 100 तक होना चाहिए। पर अगर 55 एक वैल्यू है और उसके बाद 970 एक वैल्यू है तो यहाँ पे इसके बीच में बहुत ज्यादा गैप है।
तो अगर आप बहुत सिंसियर वे में इसको काम करेंगे तो हो सकता है कि 55 के बाद 60, फिर 63, फिर 65, फिर 67, फिर 70 डाटा है। तो ये जो बीच वाले हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आपने वेरिएबिलिटी को कंसिडर करना है तब। नेक्स्ट आते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कोफिशिएंट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। इट इज बेस्ड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज। बीच वाले वैल्यूज कुछ भी हो, सबसे छोटा वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू इंपॉर्टेंट है। affected but outliers and sample variation। outliers मतलब आउटसाइड, पूरा जो डाटा होगा इस पूरे डाटा का जो एंड पॉइंट्स है, सबसे स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट सबसे लार्जेस्ट, इसी पे ये इफेक्ट होता है। अगर स्मॉलेस्ट कम हो जाए या लार्जेस्ट की वैल्यू कम हो जाए तो फिर ये भी इफेक्टेड रहेगा। नॉट सुटेबल फॉर ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे ऐसा लिखा होगा लेस देन, अगर लिखा है लेस देन 100, अब लेस देन 100 में आपको यही नहीं समझ में आया कि 90 टू 100 है कि 80 टू 100 है कि 70 है, ये 0 टू 100 है। तो इस तरह के ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस में ये काम नहीं करता है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस। L है आपका लार्जेस्ट वैल्यू, S है आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जैसे आपने रेंज निकाला, डिवाइडेड बाय दोनों का समीशन, ये आपका लार्जेस्ट वैल्यू का होगा। ग्रुप्ड डाटा में लोअर लिमिट और अपर लिमिट में से लोअर क्लास और अपर क्लास को माइनस करना है, या फिर मिड पॉइंट्स निकाल के आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डाटा ऑन नंबर्स ऑफ सेकेंडरी ब्रांचेस इन अ पर्ल्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट द रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो जब हमको रेंज निकालना है, रेंज के लिए हमारा फॉर्मूला होता है L माइनस एस। अब ये सारे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में आप अगर देखेंगे तो ये 26 जो है ये सबसे बड़ा नंबर है और सबसे छोटा नंबर जो है वो है 8। तो इसका आंसर आएगा 26 माइनस 8। तो 26 माइनस 8 आप कैलकुलेट करेंगे और उसका आंसर जो आएगा वो हो जाएगा इसका रेंज। ये हो गया आपका आंसर 18। अब आते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस। तो ये हो जाएगा 26 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 26 प्लस 8। तो हमारे पास दो वैल्यूज हो गए, एक लोअर माइनस सॉरी अपर माइनस लोअर या लार्जेस्ट माइनस लोएस्ट, जैसे 26 माइनस 8 किया और उसी की जगह अब नीचे में हमको करना है 26 प्लस 8। तो 26 माइनस 8 हमारा था 18 और 26 प्लस 8 है हमारा 34। तो ये हो गया 34। तो 18 बाई 34। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके आंसर ला सकते हैं। फिर इसको आप 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 9 तो 9 बाई 17। तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट। ये बहुत ही इजी है, ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं अगर आपको रेंज का डेफिनेशन निकालने बोले और ये इतना पार्ट पूछे तो ये नियर अबाउट 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। अब ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में हमारे पास दो टेक्निक्स होता है। देखिए इसमें सीरीज जो है वो सीरीज की वैल्यूज चालू हो रही है 10 से और ये खत्म होता है 80 पे। तो ये आपका लार्जेस्ट वैल्यू है और ये आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अब अगर हम इसमें निकालते हैं मिड पॉइंट्स, तो पहले का मिड पॉइंट निकालना है तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 15। और लास्ट का मिड पॉइंट अगर निकालेंगे तो 70 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 75। तो आप
मिड पॉइंट्स को भी ले सकते हैं, जैसे ये हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू और ये हो सॉरी ये हो जाएगा आपका लार्जेस्ट वैल्यू। तो अगर आपको सिंपल रेंज निकालना है, अब हम दो चीज निकालते हैं। एक निकालते हैं रेंज। तो रेंज के लिए हमारा एक फॉर्मूला आता है L माइनस एस। तो L माइनस एस कैन बी 80 माइनस 10 इक्वल्स टू 70, और इट कैन बी 75 माइनस 15। 70 माइनस 15 भी आप इसमें ले सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों ही करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि गलत है। 75 माइनस 16 15 भी आप ले सकते हैं। ये हो गया आपका 60। अब नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट। अगर हमको कोफिशिएंट निकालना है तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला सेम है, L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस। अब अगर आपने 80 और 10 लिया है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 80 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 10, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ हो गया 70 बाई 90। जीरो आप कैंसिल कर दीजिए तो आंसर आएगा 7/9। और अगर दूसरा ऑप्शन आप देखें तो आपके पास ऑप्शन है 75 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 75 प्लस 15। तो 75 माइनस 15 हो गया आपका 60। 60 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 90। ये जीरो और जीरो काट देते हैं, ये हो जाएगा 3 2 सा 3 3 सा। तो आंसर आ गया 2/3। नेक्स्ट है हमारा मेरिट्स ऑफ रेंज। सिंपल एंड क्विक टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। आपने देखा कि बहुत इजी सा है और बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाता है, और ये आपको एक बेसिक डाटा दे देता है। अब जब एक्चुअली प्रैक्टिकली बायोस्टैट्स को यूज करते हैं तो आपके पास डाटा कलेक्शन पहला स्टेप होता है, और जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो आपके पास बहुत सारा वेरिएबिलिटी है। जब आप एक एक करके बायोस्टैट्स के सारे टूल्स को लगाना स्टार्ट करते हैं तो आपका डाटा काफी सिंपल हो जाता है, और कहीं कहीं सिंगल वैल्यूज या कहीं कहीं एक रेंज ऑफ वैल्यूज में वो समराइज्ड हो सकता है। तो ये आपको एक बेसिक डाटा दे देगा, ये प्रिलिमिनरी कंपैरिजन से डाटा सेट्स के बीच में, और ये क्वालिटी कंट्रोल वगैरह में ये अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकता है। अब डीमेरिट्स क्या क्या है? अगर डीमेरिट्स देखें तो ये सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यू को ही कंसिडर करता है, बीच में उसमें कोई भी वैल्यू हो उसे कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए ये आउटलायर्स, मतलब जो सबसे एंड में जो वैल्यूज है, जो स्टार्टिंग का एंड है या एंडिंग का एंड है, वो दोनों एंड्स में हम सिर्फ इसको एम्फसाइज करता है, जो कि सही नहीं है। अगर ये पूरे डाटा को कवर करता, हर एक वैल्यूज का, हर एक वैल्यू का इंपॉर्टेंस होता, तो फिर ये ज्यादा अच्छा वैल्यूज रहता। और ये ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस में नहीं हो सकता है, और ये ट्रू डिस्पर्शंस नहीं बता सकता। अगर उसका रेंज नहीं है, डिस्पर्शन जैसे हम समझ रहे हैं कि सेंट्रल वैल्यू से कितना दूरी पे है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक वैल्यू 100 है और स्टार्टिंग वैल्यू 0 है और सेंट्रल वैल्यू 50 है, तो 50 से 0 तक के बीच में जितने ऑब्जर्वेशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू 50 to 100। इसीलिए ये ट्रू डिस्पर्शंस को इंप्रिट करने में या इंटरप्रेट करने में सक्सेसफुल नहीं है। तो ये था रेंज, और आगे की वीडियोस में हम पढ़ेंगे मीन डेविएशंस, फिर पढ़ेंगे हम वेरिएंसेस एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो हम ये सीरीज चलेगा हमारा डिस्पर्शन पे। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अपकमिंग वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।